देखो नेक्स्ट है आपका थियरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, उसको एक बार डिस्क्राइब करो। देखो थियरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है ये। अनजस्ट एनरिचमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि नो पर्सन कैन टेक द बेनिफिट ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर। कोई भी पर्सन किसी और के खर्चे पे खुद बेनिफिट नहीं उठा सकता। लाइक सप्लायर है, उसने रेसिपिएंट को टैक्स का बर्डन पास ऑन कर दिया है और अब सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है और वो ये चाहता है कि मेरे अकाउंट में रिफंड आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट को दे चुका है। तो अब रेसिपिएंट अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो वो जो रिफंड है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। बट एक्चुअल में अगर सप्लायर ने वो टैक्स का बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया है, उसने खुद ने बियर किया है, देन इन सच केस वो सप्लायर खुद उसके अकाउंट में रिफंड ले सकता है। क्लियर है। तो अनजस्ट एनरिचमेंट ये बोलता है कि हमेशा कभी भी रिफंड अलाउड करने से पहले ये देखो कि एक्चुअल में टैक्स का बर्डन किसने लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि टैक्स का बर्डन तो किसी और ने लिया है और रिफंड कोई और ले जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी बोलती है कि ऐसा नहीं हो। एक्चुअल में जिस पर्सन ने बियर किया है वो टैक्स का बर्डन रिफंड उसे ही मिले, और अगर वो आइडेंटिफिएबल नहीं है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो रिफंड जाए। ओके, तो हम बात करते हैं थियरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की। द अनजस्ट एनरिचमेंट का ये जो प्रिंसिपल है वो स्टेपुलेट करता है दैट द नो पर्सन कैन बी अलाउड टू एनरिच इन इक्विटेबली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। यानी कोई भी पर्सन किसी और के खर्चे पे खुद बेनिफिट नहीं उठा सकता है। क्लियर है। A right of the recovery under the doctrine of the unjust enrichment arises where the retention of a benefit is contrary to the justice against equity। मीन्स यहाँ पर अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट हम तभी लगाते हैं जब एक्चुअल में किसी और का पैसा था और किसी और के पास चला गया, इक्विटेबल मैनर में नहीं गया है, अनइक्विटेबल मैनर में चला गया, तो इस केस में अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल लगा के हम क्या कर सकते हैं, वापस से वो रिफंड ले सकते हैं। Theory of unjust enrichment under GST postulates that the only the person who has not passed the incidence of tax, यानी जिस पर्सन ने टैक्स का इंसिडेंस किसी और को पास ऑन नहीं किया है तो ही वो रिफंड अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। विल बी एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड, यानी जिसने खुद ने बियर किया है, खुद ने पास ऑन नहीं किया आगे किसी और को, तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। where the amount of the tax has been recovered from the recipient। अगर आप ऑलरेडी रेसिपिएंट को टैक्स पास ऑन कर चुके हो, उसे रिकवर कर चुके हो, फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दैट विल बी इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास यहाँ पर बियर हो चुका है, तो वो आपके पास रिफंड नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो वो अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर अंडर द अनजस्ट एनरिचमेंट अ प्रिजम्पशन इज ऑलवेज ड्रॉन दैट द बिजनेसमैन। देखो जब भी अनजस्ट एनरिचमेंट होता है, नॉर्मल एक बिजनेसमैन रिफंड के लिए अप्लाई करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस कर रहा है यानी सेल करेगा आगे, मीन्स ही विल पास ऑन द टैक्स बर्डन टू द रेसिपिएंट। नॉर्मली तो यही होता है। तो क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पर्सन एक्चुअल में पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो तो बियर कर नहीं रहा है, वो रेसिपिएंट यानी अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। So this is because under unjust enrichment is presumption is always drawn that the businessman will shift the incidence of tax to the final consumer. This is because the GST एक indirect tax है whose incidence is to be borne by the consumer। इसका जो incidence है टैक्स का वो हमेशा कौन बियर करता है, consumers बियर करते हैं। It is for this reason इस कारण से every refund claim if sanction is first transfer, कोई भी refund claim अगर कभी भी सैंक्शन होता है तो डायरेक्टली पहले किस में जाता है, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रेसिपिएंट ऑलरेडी बियर कर चुका है और रेसिपिएंट आइडेंटिफिएबल नहीं है, सो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। इफ द क्लेम ऑफ द रिफंड, अगर जो रिफंड का क्लेम है पासिस द टेस्ट ऑफ द अनजस्ट एनरिचमेंट, अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, अनजस्ट एनरिचमेंट का जो टेस्ट होता है कि एक्चुअल में किसने बियर किया है वो पास ऑन हो जाता है, देन इन सच केस लाइक सप्लायर ने ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअल में मैंने ही बियर किया है वो टैक्स, मैंने पास ऑन नहीं किया है, देन इन सच केस द रिफंड कैन बी अलाउड टू द एप्लीकेंट इटसेल्फ। तो इस केस में हम एप्लीकेंट को क्या कर देंगे, रिफंड दे देंगे। क्लियर है। द जीएसटी लॉ मेक्स दिस टेस्ट इनएप्लीकेबल, यानी अनजस्ट एनरिचमेंट का ये जो टेस्ट होता है वो कब एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, अगर रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब हमारे इनपुट के ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा है, आउटपुट जो हम बेच रहे हैं उस पर टैक्स रेट कम है, तो हमारे हमेशा इनपुट से वो आउटपुट टैक्स एडजस्ट हो जाता है और इनपुट क्रेडिट बच जाती है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है, सप्लायर को ही रिफंड मिलता है क्योंकि उसने ही एक्चुअल में बियर किया है।
तो इस केस में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है जीरो रेटेड सप्लाई में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, तो उसमें अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो डायरेक्टली सप्लायर को यानी एप्लीकेंट को अलाउड हो जाता है। नेक्स्ट है रिफंड ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में भी आपको यहाँ पर क्या होता है, सप्लायर यानी उसी को रिफंड मिल जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाता है वो पैसा। रिफंड ऑफ द पेमेंट ऑफ द रॉन्ग टैक्स, यानी आपको आईजीएसटी पे करा था, गलती से आपने सी और एसजीएसटी पे कर दिया, तो भी आपको यहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। रिफंड ऑफ द टैक्स पेड ऑन सप्लाई, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने पैसा तो एडवांस में ले लिया था बट सप्लाई आगे प्रोवाइड नहीं कराई बाद में रेसिपिएंट को, तो इसका मतलब टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट तक नहीं पहुंच पाया, तो उस केस में अगर हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो भी वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट केसेस वेयर द थियरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज इनएप्लीकेबल। ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 8, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि दो केसेस में बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं होगा, जीरो रेटेड सप्लाई अनयूटिलाइज्ड आईटीसी में, जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 हमें ये बताता है कि रिफंडेबल अमाउंट शैल इंस्टीड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड इट विल बी पेड टू द एप्लीकेंट इटसेल्फ, यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड की जगह एप्लीकेंट के अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। इफ सच अमाउंट इज रिलेटेबल, अगर वो अमाउंट किससे रिलेट करता है, एक्सपोर्ट, यानी आपने एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स यूज किया था, जो इनपुट सर्विसेज यूज करी थी, उसका आईटीसी है तो उसका क्रेडिट। क्लियर है। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ड्यू टू जीरो रेटेड सप्लाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो भी यहाँ पर अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। रिफंड ऑफ टैक्स विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर आपने जो सेम अभी हमने जो बात करी कि हमने कोई एडवांस पैसा ले लिया था बट सप्लाई आगे प्रोवाइड नहीं कराई, इसका मतलब सप्लाई प्रोवाइड नहीं कराई तो रेसिपिएंट को बर्डन पास ऑन नहीं किया है। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पर गलती से कोई टैक्स पे कर दिया, सी एस की जगह आई पे कर दिया, आई की जगह सी एस पे कर दिया, या फिर आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, या टैक्स और इंटरेस्ट एक्चुअल में उस पर्सन ने बियर किया है जो गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने सुझाव पे बताया रखा था, तो इन केसेस में अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। इन केसेस में जो हमने 6 केसेस की बात करी है, इन केसेस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट एप्लीकेंट के अकाउंट में वो रिफंड आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड, तो एक्यूमुलेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, अपनी आईटीसी इकट्ठी होती जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है या तो हम जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं आगे और उसका इनपुट इकट्ठा होता जा रहा है, या फिर हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी इनपुट के ऊपर जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है और आउटपुट पे कम है, तो इन केसेस में अपना आईटीसी क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है, और आईटीसी इकट्ठा होने के कारण वो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी हो जाता है और उसका हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो accumulation of the input tax credit happens when the tax paid on the input is more than the output tax। अगर इनपुट पे जो हमको क्रेडिट मिल रहा है वो ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम है, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं इसको कि हमारे पास अनयूटिलाइज आईटीसी का एक्यूमुलेशन होता जाएगा। सच एक्यूमुलेशन, वो एक्यूमुलेशन जैसे एक्यूमुलेट होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने में हम उसको यूज करते हैं। तो such accumulation will have to be carried over to the next financial year till such time as it can be utilized by the registered person for the payment of output tax liability. However, the GST law permits the refund of unutilized ITC। GST law permit करता है कि आप unutilized जो ITC है उसका रिफंड ले सकते हो at the end of tax period in the two scenarios. If the such credit accumulation, अगर ये जो credit accumulation है is on the account of the zero rated supply, अगर आपका ये जो credit accumulate होता जा रहा है वो zero rated supply के कारण है और on the account of inverted duty structure के कारण है, subject to certain exceptions, then in such cases electronic credit ledger is to be debited by the applicant। जो electronic credit ledger, क्योंकि कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, उतनी अमाउंट से जितने अमाउंट के लिए हम रिफंड क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट केसेस वेयर द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इज अवेलेबल। दो केसेस है, जीरो रेटेड सप्लाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। जीरो रेटेड सप्लाई में जो हमारे पास आईटीसी रखा हुआ है अनयूटिलाइज, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब इनपुट पे टैक्स रेट ज़्यादा है, आउटपुट पे टैक्स रेट कम है, तो इनपुट पे टैक्स रेट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स रहेगा, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है
supply of specified goods or services where the refund of unutilized ITC on the account of inverted duty structure is not allowed। देखो कभी कभी कुछ स्पेसिफाइड गुड्स की हम सप्लाई करते हैं जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स इनपुट पे टैक्स ज़्यादा है आउटपुट पे कम है, बट फिर भी उसका जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रहेगा उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्विसेज। अगर आप कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो उसके कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज अगर आप देते हो तो इस केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी है तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड इन द पैरा B5B ऑफ द शेड्यूल सेकंड ऑफ द CGST एक्ट, रेल locomotives powered from an external source of the electricity or by the electric accumulators, तो इन केसेस में भी आपको यहाँ पर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्रेडिट नहीं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द क्लेमिंग द रिफंड। अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको RFD 01 फाइल करना है। टाइम लिमिट क्या है, विद इन द 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। यहाँ पर जो रेलिवेंट डेट है वो कुछ केसेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो आप रेलिवेंट डेट ही कंसिडर करना। नॉर्मल अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के लिए हम यहाँ पर 2 years बोलते हैं, बाकी अदर केसेस में रेलिवेंट डेट से काउंट करते हैं। नेक्स्ट, केसेस वेयर द रिफंड ऑफ द आईटीसी इज नॉट अलाउड। अगर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट पे अगर आप IGST पे करके एक्सपोर्ट करते हो तो फिर IGST का रिफंड मिलता है, आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है। क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में हम अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, IGST पे करते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट के केस में फिर IGST का रिफंड मिलेगा, आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। सेकेंड होता है रिफंड ऑफ आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड। अगर आईटीसी का रिफंड नहीं अलाउड होगा इफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स अवेल द ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ऑलरेडी वो ड्रॉबैक ले चुका है यानी ड्यूटी का रिफंड ले चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जीएसटी का रिफंड उसको नहीं मिलता है। तो कस्टम एक्ट में आप अच्छे से पढ़ेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ जो सप्लायर है गुड्स का वो अगर ड्यूटी ड्रॉबैक ले चुका है ऑलरेडी तो उसको रिफंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट, मिनिमम रिफंड आपका 1000 रुपये का मिनिमम रिफंड होना चाहिए। अगर 1000 रुपये से कम का रिफंड है तो रिफंड विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफंड। अगर आपको रिफंड डिले होता है क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि 60 दिन के अंदर जब से एक्नॉलेज हुआ है आपका रिफंड तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड प्रोसेस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 6% मिलेगा। और अगर मैटर अपील का है तो अपील का जब डिसीजन आ जाता है तो उसके डिसीजन के बाद अगर आपके एप्लीकेंट की फेवरेबल होता है तो एप्लीकेंट क्या करेगा, अप्लाई करेगा रिफंड के लिए। तो वो जब अप्लाई करता है उसके विद इन 60 डेज वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 9% की रेट से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 54 सब सेक्शन 5, अगर कोई भी ऑर्डर रिफंड हो जाता है तो 60 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाना चाहिए, अदरवाइज 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अपील का मैटर है, अपील में आपके फेवरेबल में आ गया देन आफ्टर गिविंग द ऑर्डर ऑफ द after order of the appeal you have to apply for the refund, after that within the 60 days it will be processed और अगर नहीं होता है तो 9% इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। नेक्स्ट आप लोगों का कंज्यूमर वेलफेयर फंड है। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड सेक्शन 57 58 में डिफाइन कर रखा है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बना रखा है, जितने भी रिफंड जिसमें रेसिपिएंट आइडेंटिफिएबल नहीं होता है, एक्चुअल में किसी ने टैक्स का बर्डन बियर किया है बट वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो रिफंड का सारा का पैसा किस में चला जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट हो जाता है। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो होता है वो क्रिएट होता है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए होता है। ये क्रिएट करता है कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करता है, स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री। कुल मिला के कंज्यूमर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उनको मोटिवेट करता है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, अमाउंट ऑफ द रिफंड डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 5। आपके यहाँ पर जो भी रिफंड है जो 54 सबसेक्शन 5 में जिसमें यहाँ पर रेसिपिएंट आइडेंटिफिएबल नहीं होता है तो वो रिफंड का पैसा सारा का सारा किस में क्रेडिट हो जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में हो जाता है। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर आपके कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो पैसा रखा हुआ है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो उसको इन्वेस्ट करने से जो इंटरेस्ट की इनकम आती है उस इंटरेस्ट की इनकम पे भी यहाँ पर जो होता है दैट विल बी क्रेडिटेड इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। और सच अदर मनी, अगर कोई भी ग्रांट डोनेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से तो वो पैसा भी किस में चला जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। इन सच मैंने एस में भी प्रेस्क्राइब्ड, तो CGST एक्ट के सेक्शन 97 में रूल नंबर 97 में प्रेस्क्राइब कर रखा है उस मैनर में जाता है। सेम कंज्यूमर वेलफेयर फंड यूटिलाइज भी कंज्यूमर वेलफेयर के लिए यूटिलाइजेशन ऑल द सम क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो भी पैसा होता है दैट विल बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कस्टमर्स
कंज्यूमर्स, इसके लिए एक गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग कमेटी भी बना रखी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो यहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो भी अमाउंट क्रेडिट हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। कंप्लीट है, आप लोग का रिफंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।